नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का अपने चैनल ज्ञान कलश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से अपना ये जो रिलेशन है वो एक स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है, बहुत ही जल्द और भी बच्चों तक हमारी रीच पहुंचेगी। जिन भी बच्चों को ज़रूरत है वहां तक हम पहुंचेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो चैनल हमारा ज्ञान कलश है, वहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि CUET ये क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है, इसमें क्या क्या जो भी सब्जेक्ट हैं हम उसकी पूरी तैयारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको पूरी करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर के और आखिरी तक, तो वहाँ भी हम आपका पूरा साथ देंगे। इसके अलावा एक एक सब्जेक्ट, जैसे सेक्शन ए में 2 हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक। सेक्शन बी का जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें से क्या भरें क्या ना भरें। जैसे आज ही एक स्टूडेंट की क्वेरी मेरे पास आई थी कि उसे जर्नलिज्म में करना था, ठीक है। तो कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, सेक्शन ए में क्या लेना है, सी में क्या लेना है, जो सेक्शन 3 हमारा है जनरल टेस्ट, उसके लिए क्या चाहिए। तो ये पूरा सब कुछ हमने एक वीडियो में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। आप उसे देख सकते हो। और इसके अलावा अगली बात ये भी है कि अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है, हमने कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर कर रखे हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। अपने बारे में बता दूं कि यहाँ पर ज्ञान कलश पर पॉलिटिकल साइंस का हम लोग जो वो शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक 2 है उसका सिलेबस, इसके बारे में सिलेबस का एक अलग से वीडियो है। फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। पिछली वीडियो में आप जिससे जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं कि 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग क्या थे। उसमें से पहले चैलेंज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए पार्टीशन के, कम्युनल जोन्स कहाँ कहाँ बने थे। अच्छा, एक चीज़ और, जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए हर स्लाइड के एंड में मैंने एक MCQ रखा है, ठीक है। जस्ट टू चेक कि आपने उस स्लाइड से क्या प्रिपरेशन किया और उस स्लाइड के बाद क्या आपको अगर MCQ मिलता है तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हो। इसके अलावा MCQ की सीरीज़ हमारी अलग रहेगी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज रखेंगे हम सीरीज़ अलग से लेकर के आएंगे। चैप्टर के एंड में भी हम एक बार बात करेंगे कि MCQ सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग MCQ की स्पेसिफिकली बात करेंगे। अच्छा, 5 नंबर मिलना है, 1 नंबर जाना है, ठीक। 1/5 आपको 5 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 20% आपका डिडक्शन होगा। तो ये सारा सब कुछ है मैटर, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात कर चुके थे, कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिन्होंने आपको घोषित कर दिया, क्या होता है प्रोविंसेस, प्रिंसेस स्टेट्स, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। प्लेलिस्ट अगर अलग से चैनल पर बनी हुई है, आप बिल्कुल देखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई डेफिनेटली विल सॉल्व दैट, ठीक है। अच्छा भाई, तो मेजॉरिटी स्टेट्स हम लोग कहाँ तक कहानी पहुँच चुके हैं कि मेजॉरिटी स्टेट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, जो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके द्वारा जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश इंडिया या कह लो कि आप जो भारत हमारा था इंडिया, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका पार्ट बन जाते थे। कुछ ने नहीं किया, जिनमें से जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये 4 हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जूनागढ़ कहाँ पे है। आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अगर आप मैप देखोगे, कुछ यहाँ पर गुजरात में, ठीक है, इसके पास। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलते हैं, इस जगह पे आपको जूनागढ़ मिलेगा, ठीक है। हैदराबाद का स्टेट उस समय काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इट वॉजंट अ सिटी, एक शहर नहीं था, ये एक प्रिंसली स्टेट था जिसको निज़ाम जो था वो शासन करता था इसका, ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट क्या होता है, जनमत संग्रह, ठीक। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। कश्मीर का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कश्मीर क्या कैसे है। हम लोग कौन से 2 चीज़ें पढ़ने वाले थे, हैदराबाद और क्या बोलते हैं, मणिपुर, ठीक है। तो अब हैदराबाद से शुरू करते हैं हम लोग। हैदराबाद में देखो, हैदराबाद उस समय जो शासन था, ठीक है, वो निज़ाम था, वो शासन करता था। और निज़ाम विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से एक था, बहुत पैसा था उसके पास।
अब बात ये थी कि जो निज़ाम था वो कहीं से भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वो अपना अलग एक राज्य या कह लो अलग देश बनाना चाहता था। सो ना तो वो पाकिस्तान में रहना चाहता था ना तो भारत में। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, वो एक अफिलिएशन चाहता था पाकिस्तान की तरफ। देखो ऑब्वियस सी बात है, निज़ाम का जो थोड़ा सा अफिलिएशन था वो पाकिस्तान की तरफ था। भारत से उसके इतने कह सकते हो मधुर संबंध या कह सकते हो अच्छे रिलेशंस नहीं थे, ठीक है, क्योंकि भारत कह रहा था कि भाई हम हैदराबाद को अपनी तरफ अपने इंडिया का पार्ट बनाएंगे। पाकिस्तान कह रहा था या मुस्लिम लीग कह रही थी, जो उनकी लीडरशिप थी, कि भाई जिसको जहाँ मन हो आप वहाँ जाओ। तो हैदराबाद को लगता था कि मुस्लिम लीग या पाकिस्तान की जो पार्टी है वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो अब बात क्या हुई, ये देखो, ये अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर भाई हैदराबाद था कहाँ, ठीक है। तो हैदराबाद इन स्टेट्स को मिला करके इनके कुछ पार्ट इनको सराउंड करके था, ठीक है। आज की हैदराबाद सिटी नहीं थी। अच्छा, मैंने बता दिया निज़ाम शासन करता था और क्या क्या चाहता था, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता था कि भाई हम क्या हैं, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा हमको चाहिए, हमको ना तो भारत का हिस्सा रहना है ना तो पाकिस्तान का हिस्सा रहना है। अब देखो अगर आप जोग्राफिकली समझो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही काइंड ऑफ कह सकते हो बहुत ही अव्यवहारिक चीज़ थी, या फिर कह सकते हो कि इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखो जैसे मान लो कि भारत कुछ ऐसा है, हैदराबाद कुछ यहाँ है, ठीक। अगर इसको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री का आप वो देते हो, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से मान लो उसको कल को पाकिस्तान से मान लो उसको टाई अप करना है कि भाई हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम फ्लाइट्स वो करेंगे, या मान लो इसको मैरीटाइम वो चाहिए, ठीक है, एक्सेस चाहिए। अब ये कहेगा मैं तो इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो पाकिस्तान से ऊपर से फ्लाइट चाहिए, भारत कहेगा नहीं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये भी एक मतलब एक बड़ा मुद्दा थी। वैसे तो हैदराबाद का वो कोई वो नहीं था, ठीक है, ऐसा तो कभी था ही नहीं सीन, भारत ने कभी कहा हो कि आप हमसे अलग हो या कुछ। हमेशा से ये था कि हैदराबाद भी हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी आप कह सकते हो भौगोलिक समस्या थी। तो ये देखा गया कि भाई हैदराबाद को भी अपन क्या करेंगे, अपने भारत में मिला लेंगे। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि निज़ाम साहब ऐसा है, आपके पास इकलौता ऑप्शन यही है कि आप क्या करिए, हमारे साथ आप आइए, और इसमें आपको कोई इफ एंड बट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल माने क्या था, स्टैंड एंड स्टिल। स्टैंड माने खड़े रहना, स्टिल माने स्टिल, सीधा, मतलब यथास्थिति, ठीक है, यथास्थिति, ये हटा दो, यथास्थिति, ठीक है, यथास्थिति बनाए रखने की एक जो अग्रीमेंट था, समझौता था, वो हुआ। इसमें क्या था कि भाई जो स्थिति अभी बनी हुई है, मतलब कि जैसे पाकिस्तान है, जैसे हैदराबाद है, जैसे इंडिया है, दोनों का जो रिलेशन है वो बना रहेगा जब तक कि हम कोई म्यूचुअल कंसेंट पर नहीं पहुंच जाते हैं। ये चीज़ आता है। फिर क्या होता है, कब होता है, नवंबर 1947 में भारत अगस्त में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर नवंबर में समझौता होता है। कब तक के लिए, 1 साल के लिए। क्या समझौता था कि भारत अपनी जगह पे और हैदराबाद अपनी जगह पे रहेगा, कोई एक दूसरे में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक कि कोई एक म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। भाई चलो बात तो होता है, ठीक, मगर हुआ क्या, लोग जो वहाँ के थे, लोग थोड़े से उसके शासन जो था उससे इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। जो हैदराबाद का निज़ाम था उसके शासन से लोग कोई सेटिस्फाइड नहीं था। तो सबको क्या चाहिए था, सबको चाहिए था कि भाई हमें, वो थोड़ा सा अत्याचारी था, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि हमें, मतलब लोगों ने वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, लोगों को वहाँ उम्मीद थी कि भारत की जो सरकार है वो जल्दी से इस पर कोई निर्णय ले लेगी, लेकिन भारत सरकार इतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि निज़ाम को थोड़ा टाइम देते हैं तो निज़ाम खुद से कर लेगा। तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट। अब जैसे नोट्स बनाना हो, ठीक है, नोट्स कैसे बनाओगे, जस्ट आप सोचो, अगर आपके पास ये स्लाइड है तो आपको किताब तो रेफर करनी है, ऑब्वियसली आप किताब पढ़िए, मगर नोट्स ये एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, कहाँ कहाँ पार्ट था, कौन शासन करता था, क्या चाहता था, कब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, और लोगों ने क्या किया। फिर ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने जो निज़ाम था उसके खिलाफ स्टार्ट कर दिया मूवमेंट। अब इससे क्या हुआ, स्पेसिफिकली विमेन, लेकिन जो निज़ाम था ऑब्वियस सी बात है उसको ये पसंद नहीं आया। निज़ाम ने कहा भाई मैं शासन कर रहा हूँ, कोई और कैसे आ सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ देखो, ये है रज़ाकार्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा नाम पूछ लेगा कि ये क्या हैं, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, मिलिट्री फोर्स, या कह देगा या कह देगा मुगल कालीन कोई आर्किटेक्चर का नाम है, थर्ड कह देगा कि कहीं की राजधानी है, समथिंग लाइक दैट। तो 4 ऑप्शन आपके। तो ये क्या है, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जो निज़ाम की फोर्स थी, और उसने क्या किया, लोगों पर अत्याचार करने शुरू किए, लोगों को कह सकते हो बहुत ही गलत तरीके से उस आंदोलन का दमन करना शुरू किया।
ठीक है। अब सोचो विमेन थी उस आंदोलन की जो मेन पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्हीं के साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो बहुत ही गलत होता है। फिर क्या होता है, सितंबर 1948, अब भाई देखो भारत ने भी कहा अब ऐसा हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। लोग जो हैं उनको सुरक्षा देना ही, भारतीय लोगों को सुरक्षा देना ही हमारी प्रायोरिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो करना क्या है, हमें बस ये करना है कि भले ही ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, लेकिन स्टैंड स्टिल तो हुआ नहीं, यथास्थिति कहाँ बनी, निज़ाम ने अत्याचार करने शुरू कर दिया वहाँ के लोगों पर कि तुम भैया क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो क्या हुआ, फिर वहाँ पर आर्मी इंटरवीन करती है एंड बाय एक्सेशन जो हैदराबाद होता है वो भारत का एक हिस्सा बन जाता है, एक अभिन्न भाग बन जाता है। तो इस सब जैसे देखो जूनागढ़ कैसे हुआ था, प्लेबिसाइड से। कैसे हुआ था, प्लेबिसाइड से। हैदराबाद कैसे हुआ, एक्सेशन से, या पुलिस उससे क्या बोलते हैं, पुलिस ने वो किया, सॉरी आर्मी ने क्या किया, इंटरवीन किया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो एमसीक्यू मैंने बोला, नेम ऑफ फोर्स विच इज रजाकार्स, हैदराबाद बाय विच मेथड, हैदराबाद को किस मेथड से भारत में बना लिया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। ये दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के बनते हैं। इसके अलावा हो सकता है अगर थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करना होगा तो इसमें ऑप्शन दे देगा कि आज का जो उस समय का हैदराबाद था वो आज के कौन कौन से स्टेट्स का पार्ट था, या फिर मान लो पूछ लेगा सीधा अगर सवाल कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ था, ठीक है, या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किस स्टेट के साथ कब साइन हुआ था। तो ये कुछ सवाल हैं एमसीक्यू आपके साथ, ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो इसमें से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फिर से करते हैं, हैदराबाद में क्या था, निज़ाम था। निज़ाम क्या चाहता था, निज़ाम चाहता था कि स्टैंड स्टिल रहें, इंडिपेंडेंट स्टेचर चाहता था, भारत के साथ समझौता करता है, लोग मोशन स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और फिर क्या होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है सारा मूवमेंट दबा देती है। लेकिन फिर भारत की आर्मी इंटरवीन करती है और इसके द्वारा एक सेकेंड, ये रहा भाई, ये ब्लैंक स्लाइड थी क्या, अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके द्वारा ये एक्सेशन इसका कर लिया जाता है। अब भाई चलो ये ब्लैंक है यार, कोई बात नहीं, ठीक। अगला क्या है, मणिपुर। कौन कौन से 4 राज्य थे, फिर से जूनागढ़, अगला कश्मीर, अगला हैदराबाद, चौथा मणिपुर। इन चारों ने भारत में शामिल होने में कुछ न कुछ किया। इसको क्या किया, प्लेबिसाइट हुआ। इसका क्या हुआ हम बाद में पढ़ेंगे। इसका क्या हुआ हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया एक्सेशन के द्वारा। अब हम लोग का चौथा क्या बचा, मणिपुर। देखो मणिपुर बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखो वहाँ का राजा था, ठीक है, राजा क्या नाम था, बोधचंद्र सिंह। क्या चाहता था उसने, क्या साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, बट विद इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि भाई देखो कुछ चीज़ें जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया या आर्मी हो गया, ये सारी आप सेंटर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सुरक्षा आप करो, हमारे आप कह सकते हो कि विदेशों के साथ रिलेशन आप डिसाइड करो, हम आपका भाग हैं। मगर जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये सब क्या होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो इंटरनल ऑटोनॉमी के साथ, इस शर्त के साथ कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगी, मणिपुर ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। भाई साइन तो हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, लेकिन अब वहाँ के लोगों का बहुत प्रेशर आया, ठीक है। और प्रेशर के चलते क्या हुआ, इलेक्शंस कराने पड़े। कब हुआ, जून 1948 में। अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, भारत में क्या उसमें तक चुनाव हुए थे, नहीं हुए थे। भारत में अगस्त 15 1947 को आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू होती है, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। उसके भी एक साल बाद, ठीक है, 1951-52 में इलेक्शंस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। मणिपुर भारत का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो पूछ लेगा भारत में सबसे पहला ऐसा राज्य कौन सा था जहां पर वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले चुनाव कराए गए। कौन सा राज्य था, मणिपुर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पर सबसे पहले चुनाव कराए गए थे। कब कराए गए, 1948 जून में, ठीक है। और क्या हुआ, स्टेट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब जो राज्य था वो एक संवैधानिक सत्ताधारी जो था, राजा का शासन करने वाला, वो जगह बन जाती। यानी संविधान भी था और राजशाही भी थी, यानी राजा तो था मगर एक संवैधानिक राजा था,
ठीक है, कि भैया नियमों के साथ चलेंगे, संवैधानिक राजा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक, ये आता है। फिर से क्या राजा का नाम था? बोधचंद्र सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करता है, क्या कहता है? इंटरनल अटोनॉमी चाहिए। अटोनॉमी के बाद क्या होता है? यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं पहली बार, वयस्क मताधिकार। अब होमवर्क है तुम्हारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल नंबर बताओ कौन से आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, आपका होमवर्क। स्टेट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक, फिर क्या होता है? अब देखो यहाँ पर जो कांग्रेस थी, ठीक है, वो देखो ये इंटरनल अटोनॉमी और इन सब का इतना ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे जो कांग्रेस का जो स्टेट का पार्ट था, ठीक है, स्टेट कांग्रेस थी, वो क्या चाहती थी कि स्टेट मर्ज हो जाए। ठीक, इसके साथ भारत के साथ फुली, ये इंटरनल अटोनॉमी इन सबके पक्ष में नहीं थी। मगर बाकी सब क्या चाहती थी, बाकी पार्टियां, कि ऐसा ना हो। कांग्रेस क्यों चाहती थी? कि भाई कांग्रेस नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस चाहती थी कि देश की एक ही पहचान हो, एक ही चीज़ रहे। मगर बाकी पार्टियां चाहती थी कि अगर भाई हमारा लोकल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस क्या चाहती थी? मर्जर चाहती थी, मगर दूसरी पार्टियां नहीं चाहती थी। मगर मर्जर एग्रीमेंट होता है, कब होता है? 1949 में, एक साल या कह लो 1 साल 3-4 महीने बाद। लेकिन लोगों से परमिशन तो ली नहीं गई। ठीक, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, क्योंकि यहाँ चुनाव हुए तो क्या हुआ? एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, विच वॉज इलेक्टेड बाई पीपल, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था। और इस इलेक्टेड पीपल्स जो पार्ट था उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर? भैया लोग गुस्सा हो गए, और उस गुस्से से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया उस एरिया में, एंड आज भी उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सारे स्टेट्स में थोड़ी बहुत आप फस्पा का नाम आपने सुना होगा। फस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आप इसके बारे में पढ़ो क्या है ये। ठीक है, तो ये लागू है। ठीक है, वहाँ स्टेट्स में वो कई सारे मानते हैं कि कहीं भैया हमको अलग स्टेट दे दो, कहीं मानते हैं हमको अलग देश दे दो, सब यही चलता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये कहानी कहाँ से? वहाँ से शुरू होती है। अब भाई एमसीक्यू, बहुत प्यारा सा एमसीक्यू, क्या आया? फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सा इलेक्शन ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर क्या कराया? चुनाव कराए। कौन था? मणिपुर। कब हुए? जून 1948 में। तो भैया यहाँ पे हमारी कहानी ये वाली होती है खत्म। ठीक है, कौन सी कहानी? की कैसे स्टेट्स को अलग अलग क्या किया गया, अलग अलग स्टेट्स को कैसे पार्ट भारत का बनाया गया। अगले वीडियो में यहाँ तक हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अगर आपको याद हो तो हमारा आपका कहाँ गया ये वाला टॉपिक, ये। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करो। शेड्यूल एकदम सेट है। ठीक है, आप लोग तैयारी अपनी फुल फ्लेजेड शुरू कर दो। यूपी बोर्ड के पेपर भी खत्म हो गए हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। कहीं कोई दिक्कत आती है हमें बताइए। इसके अलावा अगर किसी भी तरह से आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हम आपके साथ हैं। हमारी फैकल्टी पूरी मेहनत कर रही है। बस हम आपसे ये चाहते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत है आप उन बच्चों तक ये पहुँचाइए कि ज्ञान कलश, ऐसा कलश जिसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, और यही वो कलश है जिसका अमृत पी करके आप एक दिन अपने सिलेक्शन की जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, यही ज्ञान कलश है, इसी से ज्ञान का अमृत निकलेगा। कहाँ से भैया? ज्ञान का अमृत कहाँ से निकलेगा? ज्ञान कलश से निकलेगा। ज्ञान का अमृत कहाँ से निकलेगा? ज्ञान कलश चैनल से निकलेगा। ठीक, समुद्र मंथन करिए, ज्ञान कलश से ज्ञान का अमृत पीजिए और सफल होइए। चलिए, नमस्कार।